my YouTube channel Bio Insights. So guys, here's my next video and I have tried to explain things as much easy as I can for you. So please go watch, like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the comment section below. So let's start the video. So starting today with cell cycle and cell division. We all know that all the organisms are made up of basic, fundamental and structural unit called as cell, be it the simpler organisms or the complex organisms. In case of complex organisms or the multicellular organisms, the basic unit is a single cell which divides repeatedly and then differentiates to form the organism. Okay. So cell cycle की अगर definition देखें तो cell cycle क्या है? It is the sequence of events or the sequential events by which a cell duplicates its genome or the genetic material and other cellular organelles or the components and undergoes division. ओके एक सेल अपनी लाइफ में पूरे लाइफ टाइम में कुछ सीक्वेंस को फॉलो करती है, कुछ इवेंट्स को फॉलो करती है विच इंक्लूड लाइक डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम एंड द अदर सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक द ऑर्गेनेलीज एंड देन इट अंडरगोज डिवीजन. ओके, इसका मतलब सेल साइकिल जो है ये विदाउट सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा. ओके, अगर सेल डिवीजन नहीं है तो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. और हर एक सेल एक अगर देखें तो ऑन एन एवरेज अ सेल डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स. ये हम एक नॉर्मल जनरल एक बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल और द इन्वायरमेंट एज वेल समटाइम्स. ओके, तो अगर कोई फास्ट डिवाइडिंग सेल है तो उसमें ये टाइम बहुत कम होगा. लाइक इन सम सेल्स इट इज़ लेस देन एन आवर. ओके, सो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. अभी हम देखें सेल साइकिल इज़ बेसिकली divided into two stages or two phases. These are interphase and the M phase. Okay, interphase जो सारा ग्रोथ का जो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होता है वो सारा इंटरफेज में होता है. एंड द एक्चुअल डिवाइडिंग फेज इज द एम फेज. एम फेज कुड बी द मियोटिक फेज और द माइटोटिक फेज. अगर मियोटिक डिवीजन है तो वो मियोटिक फेज है, अगर माइटोटिक डिवीजन है तो वो माइटोटिक फेज है. ओके, सो दिस इंटरफेज इट इंक्लूड्स 3 phases. अगेन दीज आर द G1 phase, S phase and the G2 phase. ओके, और ऐसा नहीं है कि इन सब में इक्वल टाइम स्पेंड करती है सेल. ये टाइम वेरी करता है. लाइक G1 फेज में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, देन फिर उससे कम S फेज में एंड सबसे कम G2 फेज में. ठीक है, अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें लाइक तो जो सबसे ज़्यादा जो टाइम एक सेल स्पेंड करती है वो करती है G1 फेज में. देन कम्स दी S फेज. S फेज में अभी बताते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं. देन द G2 फेज एंड दी M फेज है. अब ये इसमें हम टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या क्या है. लाइक G1 फेज में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है एक सेल. अगर हम 24 आवर्स का एवरेज लेके चलें तो 24 आवर्स में से ये पहले तो ये तीनों स्टेजेस आपके आ जाएंगे एम इंटरफेज में एंड दिस इज़ दी एम फेज. ओके, तो इन तीनों फेजेस में लाइक G1 फेज में एक सेल स्पेंड करती है 8 to 10 आवर्स अप्रॉक्स. ठीक है, in S phase is the synthetic phase. Synthetic means here the synthesis takes place of the genetic material. Okay, यहाँ पे genetic material double होता है, double in its concentration, not in number, not in n. Okay, तो यहाँ पे 8 to 10 आवर्स स्पेंड करती है, यहाँ पे 6 to 8 आवर्स
then 4 to 6 hours in the G2 and approx 1 hour. Okay, like approx 1 hour in M phase. सबसे कम टाइम जो सेल स्पेंड करती है दैट इज इन दी M phase. तो हम ये बोल सकते हैं कि 95% ऑफ द टाइम इज स्पेंट in the interphase. ओके, ये चीज़. अब ये तीनों फेजेस हैं. ये तीनों फेजेस सेल की ग्रोथ और डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करते हैं. लाइक अगर हम G1 फेज़ की बात करें तो जो G1 फेज़ है इसमें ग्रोथ होती है. ग्रोथ क्यों? लाइक अगर हम देखें तो M फेज़ के बाद जो पहला फेज़ स्टार्ट होता है दैट इज़ द G1 फेज़. और M मीन्स म्योटिक फेज़, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ है. सेल डिवीजन के बाद जो सेल साइज़ होता है, डॉटर सेल्स का जो साइज़ होता है वो एग्जैक्टली हाफ होता है द पेरेंट सेल से. तो अभी उस सेल को प्रॉपर ग्रोथ करनी है. वो सारी ग्रोथ G1 फेज़ में होती है, ठीक है, जहाँ पे उसकी सेल की सारी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. And then this G1 phase, after this G1 phase, the cell enters the S phase or the synthetic phase, जहाँ पे जो जीनोम है वो जीनोम कंसनट्रेशन डबल होता है. लाइक अगर कंसनट्रेशन 2C है तो वो 2C डबल होकर 4C हो जाएगी. बट अगर हम कहें कि किसी का क्रोमोसोम नंबर 12 है लेट्स सपोज, तो वो 12 का 12 ही रहेगा, 12 का 24 नहीं होगा. ओके, फिर S फेज़ के बाद जब यहाँ पे DNA सिंथेसिस हो गया है या जीनोम सिंथेसिस हो गया है तो यहाँ से फिर सेल एंटर करती है G2 फेज़ में. G2 फेज़ में वो प्रोटीन्स जो आगे जाके सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड होंगे उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, क्योंकि आफ्टर एंटरिंग द M फेज़ जो बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं दे वोंट बी अवेलेबल इनटू द सेल. वो सारे के सारे उस टाइम कुछ टाइम के लिए डिज़ोल्व हो जाएंगे सेल में सो दैट सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस. और वहाँ पे फिर कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा. तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं दैट वुड बी सिंथेसाइज्ड अर्लियर प्रायर टू द डिवीजन इनटू द G2 फेज़. ओके, तो ये तीनों फेजेस इस तरीके से फॉलो किए जाते हैं. और अगर हम डिटेल में इसको पढ़ें तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे लाइक सेल डिवीजन इज़ हाईली कंट्रोल्ड, क्योंकि सेल डिवीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन इट विल लीड टू अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन विच लीडिंग टू द कैंसर और ट्यूमर्स. और अगर वो सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटीज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज आएंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. ओके, सो हर जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं. देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स क्यों? वो इसलिए होते हैं सो दैट हम ये चेक कर सकें कि क्या सेल की ग्रोथ प्रॉपर हुई है, सेल ग्रोथ प्रॉपर हुई है या नहीं, वो देखते हैं इस जगह पे. लाइक G1 से जब S फेज़ में सेल जब S फेज़ में एंटर करती है एक चेक पॉइंट यहाँ मिलता है. और S फेज़ हमें ऑलरेडी पता है, हमें ये चीज़ पता है कि जो सिंथेटिक फेज़ है लाइक जो रेप्लिकेशन का फेज़ होता है इसमें ऑलरेडी जो DNA रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रूफ रीडिंग जहाँ पे होती है, और प्रूफ रीडिंग के टाइम पे ये चेक किया जाता है कि क्या रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर खुद ही कुछ चेक पॉइंट्स हैं. एंड देन यहाँ पे S एंड G2 फेज़ के यहाँ इंटरवल के बीच में भी यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है. तो सर्टेन चेक पॉइंट्स आर देयर. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस वीडियो. ओके, देन आफ्टर दिस G2 फेज़ एंड M फेज़ इज देयर. M फेज़ सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ है इन साइकिल का. ठीक है, तो ये हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया. लाइक G1 में ग्रोथ है, S में DNA और दी जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस है. एंड दी S फेज़ में क्या है, सॉरी G2 फेज़ में क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स का सिंथेसिस है. ओके, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स आपके साइक्लिन प्रोटीन्स हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दी M फेज़. अच्छा, ये जो S फेज़ है, S फेज़ में जो रेप्लिकेशन होता है हर सेल की लाइफ में जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ वन टाइम अलाउड होता है, क्योंकि एक सेल सिर्फ एक बार रेप्लिकेशन कर सकती है, एक ही बार अपना जीनोम कॉपी कर सकती है. ओके, नाउ दिस M फेज़ comprises of 4 different phases. These are prophase, metaphase, anaphase and the telophase. ओके, ये 4 फेजेस हैं जो जिसमें सेल जाती है
ये सारे फेजेस को फॉलो करती हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करती है, एंड देन द डिवीजन फाइनली हैपन्स। ओके, अभी जो एम फेज़ है, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि जो एम फेज़ है ये मियोटिक फेज़ भी इसको कहते हैं या माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। लाइक अगर मियोसिस होता है, मियोसिस कब होगा? लाइक व्हेन द जर्म सेल्स आर टू बी फॉर्म्ड। अगर डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस होगा, और अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड या डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करना है तो माइटोसिस होगा, दैट इज़ दी माइटोटिक फेज। सो इट विल बी कॉल्ड एज दी माइटोटिक फेज। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कि बॉडी की सारी सेल्स तो डिवीजन में नहीं जाती हैं, तो जो सेल्स डिवाइड नहीं करती, डिफ्रेंशिएट होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं, वो G1 फेज के बाद G0 यानी कि क्विसेंट फेज में एंटर करती हैं, जहाँ पे इनकी डिवीजन एबिलिटी कुछ टाइम के लिए हॉल्ट हो जाती है, और इन केस ऑफ टिश्यू डैमेज जब भी कोई ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है तब उसके रिस्पॉन्स में वो डिवीजन शो करती हैं। ओके, सो माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल मीन्स कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्टार्टिंग में एंड एट द एंड ऑफ द डिवीजन दोनों टाइम पे सेम होगा, और रिडक्शनल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस यानी कि कम होता है। लाइक अगर किसी सेल का क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में n था तो एट द एंड ऑफ द डिवीजन वो क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा, और अगर रिडक्शनल डिवीजन में कोई किसी सेल का क्रोमोसोम नंबर n है तो डिवीजन के बाद वो हाफ n हो जाएगा, या फिर अगर 2n है तो वो एट द एंड ऑफ द डिवीजन n हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये जो डिवीजन है ये जर्म सेल्स की फॉर्मेशन में होता है, जहाँ पे हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है वहाँ पे मियोसिस होता है, और जहाँ पे हमें क्रोमोसोम नंबर सेल्स का सेम चाहिए वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन को फॉलो किया जाता है। माइटोटिक डिवीजन वहाँ पे होता है लाइक द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब इन्हें सेपरेटली पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, और वो टर्म्स हैं लाइक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए हमें पहले तो, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। 23 पेयर्स मतलब हर एक क्रोमोसोम नंबर के दो मेंबर्स हमारे पास हैं जो कि एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, लाइक दिस इज़ दी फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज़ दी सेकेंड मेंबर। ओके, इसको मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो ये एक पेयर है, दिस इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और ये मिलता है हमें डिप्लॉइड के केस में। अगर सेल डिप्लॉइड है, अगर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2 है, यानी कि हर एक क्रोमोसोम नंबर के लिए 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। और अगर ये हैप्लॉइड होता तो या तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता या इसमें ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ यानी कि n होता, ठीक है। अब मैंने इनको इस तरीके से क्यों दिखाया? क्योंकि ये बेशक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बट इनमें फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लाइक पहले तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनमें जो सेट ऑफ जीन्स है, जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स है वो सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम होता है। लाइक अगर इसके टॉप पे एक जीन प्रेजेंट है, लेट्स सपोज अगर इसके टॉप पे एक जीन प्रेजेंट है टॉलनेस के लिए, तो इस वाले होमोलॉगस इस मेंबर के ऊपर भी सेम वही टॉलनेस का ही जीन होगा। अलील डिफरेंट हो सकता है बट जीन सेम होगा। लाइक अगर यहाँ पे टॉलनेस का जीन है तो यहाँ भी टॉलनेस का जीन है। अगर यहाँ पे कलर का लाइक स्किन कलर का जीन है तो यहाँ भी स्किन कलर का जीन होगा। अगर यहाँ पे हाइट का जीन है तो यहाँ भी हाइट का जीन, यानी कि जो लोकेशन है, जो पोजीशन है जीन्स की वो सेम होगी बट अलील कुड बी डिफरेंट। लाइक अगर इस क्रोमोसोम पे अलील है टॉलनेस का अलील यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी कैपिटल टी या स्मॉल टी होने में से कोई भी हो सकता है, इट कैन वैरी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, ये इनमें अलील्स का डिफरेंस होता है सिर्फ, बाकी जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ मूविंग ऑन टू माइटोसिस।
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अभी हमारा ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का कॉन्सेप्ट रह गया है। ये जो आपस में दोनों क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर। दिस वन इज द मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर, दिस वन इज द मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर। आफ्टर रेप्लिकेशन, जो सिंथेटिक फेज अभी हमने पढ़ा, उस सिंथेटिक फेज के बाद ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये डबल हो जाते हैं। लाइक जो पहला मेंबर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा मेंबर है वो भी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा इनका। तो ये हो गया यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला था कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो नंबर सेम रहता है, सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाता है। लाइक यहाँ पे भी हमारे पास N2 था, यहाँ पे भी हमारे पास N2 है। तो ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं इनको आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। और जो ये दोनों है, लाइक एक ये और एक ये, लाइक इनमें से ये वाला ले लिया, ठीक है, ये दोनों आपस में हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। लाइक ये सेम होमोलॉगस पेयर के मेंबर्स हैं, बट इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोलेंगे। फिर सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेल है या वो सेलुलर कंपोनेंट है जो आगे जाके डिवीजन में हेल्प करता है। जो क्रोमोसोम्स हैं उनको पोल्स तक मूव करने में हेल्प करता है सेंट्रोसोम्स। और ये सेंट्रोसोम्स भी सिंथेटिक फेज के टाइम पे ये भी रेप्लिकेट होता है, ये भी डबल होता है। लाइक एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है तो 1 से 2 का फॉर्मेशन होता है। फिर जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे एक एक सेंट्रोसोम दोनों सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम माइटोसिस पे आए। माइटोसिस में माइटोसिस जो है वो मियोसिस से थोड़ी सिंपल होती है। माइटोसिस में 4 हमारे पास फेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज। दिस इज द लास्ट फेज, प्रोफेज। अब हम इन सारे फेजेस को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो प्रोफेज की स्टार्टिंग अगर हम देखें, प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की, वो सारे प्रोटीन जो हैं वो सब कुछ सिंथेसाइज हो जाते हैं G2 फेज़ में। यानी कि अब जो सेल है वो फुली प्रिपेयर्ड है, फुली रेडी है ये माइटोसिस और मियोसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो अब जैसे ही वो सेल M फेज़ में एंटर करती है तो माइटोसिस के केस में प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेज में जो सेल है, सेल के सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिजेनरेटेड डिजॉल्व होंगे। लाइक जो सेलुलर कॉम्पोनेंट्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्रोमोसोमल कॉम्पैक्टनेस है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस मीन्स वो थोड़ा सा कंसनट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनको ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी उनको कोई किसी भी प्रोसेस में नहीं जाना, लाइक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं परफॉर्म करना। तो वो अभी कंडेंस होंगे सो दैट कि वो यहाँ पे डिवीजन में पार्ट ले सकें। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम्स कंडेंस होना। अभी भी अगर उन्हें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो कॉम्पैक्टनेस या वो प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि भी कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो कंडेंसेशन नेक्स्ट मेटाफेज में जाके कंप्लीट होता है, मेटाफेज के स्टार्ट से जस्ट पहले। यानी कि ये तो अर्ली प्रोफेज की बात हुई। जो लेट प्रोफेज होता है उस टाइम पे जो कंडेंसेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, और फिर मेटाफेज में आते आते जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटली ऑब्जर्वेबल होते हैं। और मेटाफेज के टाइम पे ही हम बहुत सारे पिक्चर्स या हमें कुछ भी स्टेजेस ऑब्जर्व करनी है, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी उसी टाइम पे करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्रोफेज के बाद जो सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास वो आती है मेटाफेज। तो प्रोफेज तो स्टार्टिंग था जहाँ पे हमारे सारे सेलुलर कंपोनेंट्स डिसॉल्व हो गए हैं, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, सो दैट कि क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर्ली साइटोप्लाज्म में वहाँ पे उस पूरे एरिया में डिवीजन को इजीली परफॉर्म कर सकें। तो उसके बाद अब सेल आ गई है एम फेज, मेटाफेज में एंटर कर चुकी है। और मेटाफेज को आप हमेशा याद रखें एक इस टर्म से, लाइक मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ये इवेंट क्या परफॉर्म होता है इस फेज़ में, इसको याद रखना मुश्किल नहीं होगा। लाइक मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। प्लेट क्या है अभी हम बताते हैं।
लाइक दिस इज़ अ सेल, ठीक है। सेल में ये हमारे पास ये क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास, जो भी हमने ऊपर देखा। अब ये क्रोमोसोम पेयर पहले तो क्या है कि सेल में कहीं भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। ये सेल में कहीं भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। अब ये मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है, दे अरेंज, कहाँ अरेंज होता है ये आकर के मेटाफेजिक यानी कि सेंटर की लाइन में अरेंज होते हैं। किसके हेल्प से अरेंज होते हैं, लाइक अभी हमने सेंट्रोसोम्स की बात की थी, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक इस जगह पे दोनों पोल्स पे आके सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये सेंट्रोसोम्स एस्ट्राज का फॉर्मेशन करते हैं, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें से कुछ यहाँ पे क्रोमोसोम्स जहाँ पे जॉइंट है ना सेंटर पे, इधर काइनेटोकोर, कुछ प्रोटीन्स होते हैं काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन काइनेटोकोर्स से ये इंटरैक्ट करते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि इनसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा सेंट्रोसोम्स के थ्रू। तो वो जो सेंट्रोसोम्स के थ्रू स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, वो स्पिंडल फाइबर्स आकर के इंटरैक्ट करते हैं इसके काइनेटोकोर से, जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी काइनेटोकोर से, और उनको अरेंज करते हैं मेटाफिजिक प्लेट पे, ठीक है। तो ये मेटाफिजिक प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। लाइक अभी तक ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे साइटोसोल में, बट अब ये मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं। और ये आपकी एस्ट्रल रेज, ठीक है। इस तरीके से ये है आपकी मेटाफिजिक प्लेट। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बहुत सारी जो पिक्चर्स या बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं बेसिकली, वो इसी स्टेज पे की जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो आफ्टर द मेटाफेज कम्स द एनाफेज, ओके। अब एनाफेज में हम देखते हैं क्या क्या इवेंट्स आगे फॉलो होते हैं। लाइक मेटाफेज में मेटाफिजिक प्लेट का अरेंजमेंट हो गया, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स का इंटरेक्शन हो चुका है। अब वो जो काइनेटोकोर्स हैं वो उस स्पिंडल फाइबर पे एक फोर्स लगाते हैं, वो उससे इंटरेक्ट करने के बाद एक फोर्स उस पर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। लाइक हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि अभी लास्ट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये काइनेटोकोर्स, मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज्ड क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम से निकलने वाली ये आपकी स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है। ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टार्ट्स टू सेपरेट, एंड इसके सेपरेट होने के बाद ही जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। अगर हम देखें एक ये पोल है, एक ये पोल है, जहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगे। और इनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी ये सेंट्रोसोम्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके थ्रू मैनेज होता है। लाइक जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और डिसइंटीग्रेट होते ही इनका जो साइज़ है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ जो काइनेटोकोर से अटैच्ड फाइबर्स हैं ये साथ में इसको अपने सिस्टर क्रोमैटिड को पोल्स तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका मूवमेंट जो है वो इस तरीके से होगा।
और ये इससे इंटरैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब ये इसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ये यहाँ पे हमारा एनाफेज यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। एनाफेज के बाद आता है फाइनल टेलोफेज। ठीक है, अच्छा एनाफेज का हमने एक पॉइंट तो देख लिया कि सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो गया जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल्स, ये स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स इसके एनाफेज के लिए। फिर टेलोफेज में क्या है, टेलोफेज में जो मूवमेंट हो रहा था यहाँ पे, ये मूवमेंट एक्चुअली मैं आपको एक बार ध्यान दिखाती हूँ, ये एक्चुअली इस तरीके से है मूवमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से मूवमेंट था। जो ये मूवमेंट अब यहाँ पे टेलोफेज में आते हुए ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं दे रीच टूवर्ड्स द पोल्स। ओके, अब ये इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले डिसइंटीग्रेट हुई थी डिवीजन के लिए, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीफॉर्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। उसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो वापस से फॉर्म होना, वो वापस से बनना शुरू हो जाएंगे सेल के लिए, जो हमें अब आगे सेल का फॉर्मेशन होना है 2 सेल्स का। तो ये जो सारा पोर्शन था जो अभी तक हमने पढ़ा स्टार्टिंग से प्रोफेज से लेकर के, तो वहाँ पे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट की थी, क्योंकि हमें न्यूक्लियर जो कंटेंट है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन, उनका डिवीजन कराना था। यानी कि हमें ये सारा अभी तक जो भी हुआ ये था कैरियोकाइनेसिस, ये सब आता है कैरियोकाइनेसिस में। तो ये पोर्शन था कैरियोकाइनेसिस में। कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर यानी कैरियोकाइनेसिस के अंदर आ रहा था। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि जो साइटोसॉल यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का अब डिवीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गई है किस तरीके से, दिस इज द सेल। सेल में एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक ये न्यूक्लियस विद द क्रोमोसोम्स, लाइक एक क्रोमोसोम पेयर तो नहीं होता, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, बट हम एक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वरना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वो करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब अगर ये सेल आगे साइटोकाइनेसिस में नहीं जाएगी, लाइक अब इसको जाना है साइटोकाइनेसिस में, अगर ये साइटोकाइनेसिस में नहीं जाएगी तो वहाँ पे ये जो कंडीशन क्रिएट होगी इसको हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर, यहाँ पे तो हम बाई न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 हैं। जब बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, तो हम उसको मल्टी न्यूक्लियर, या हम उसको सिंसीटियम नाम देते हैं। ओके, सिंसीटियम कंडीशन का नाम देते हैं, जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ओके, तो अब इसके बाद अगर साइटोकाइनेसिस फॉलो होगा तो ये जो सेल है ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और वो जो प्रोसेस है वो 2 तरीक़ों से हो सकता है, लाइक सेल फरो भी बन सकती है, सेल फरो का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो सकता है। जो सेल फरो का फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन एनिमल सेल्स के अंदर होता है, जो सेल प्लेट वाला सिस्टम है ये फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल्स के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो बाहर की सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है, तो यहाँ पे फरो बनना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम देखते हैं कि फरो कहाँ से बनती है, सेल प्लेट कैसे बनती है। ओके, सो साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट सेल फरो दोनों सिस्टम है, तो इसके लिए
लाइक दिस इज द सेल, ठीक है। इस सेल में एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब अगर ये एनिमल सेल है, अगर यहाँ पे ये एनिमल सेल है तो सेल फरो वाला सिस्टम होगा, और फरो का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ से होता है। लाइक यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से एक अंदर को इनसाइड जो है इसमें एक ऐसा शेप बनता है, ऐसा इनसाइड फॉर्म यहाँ पे शेप फॉर्म होता है। ये शेप इधर से फिर आगे को बढ़ना शुरू होता है, और यहाँ से ये सेल फिर दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है, ओके। ये फिर दो सेल्स का, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से, विद देयर न्यूक्लियस एंड दी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। अगर यहीं पे हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये दो न्यूक्लियस हैं, और इनमें बाहर एक हार्ड सेल वॉल होती है, जैसा कि हमें पता है। अब वो सेल वॉल बहुत हार्ड है तो वहाँ पे ये फरो सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे यहीं से बीच से ही सेल प्लेट, एक सेलुलोजिक प्लेट यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाती है। ये प्लेट जैसे यहाँ से फिर ये पेरीफ्री की तरफ एक्सटेंड होती है, और ये प्लेट फिर फॉर्म होने के बाद इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और फिर यहाँ पे हमारे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, विद द न्यूक्लियस। ये तो इनकी सेल वॉल थी। सो आई होप यहाँ तक साइटोकाइनेसिस तो क्लियर है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं मेयोसिस। मेयोसिस इज मोर टिपिकल देन माइटोसिस, क्योंकि मेयोसिस जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ओके। मेयोसिस रिडक्शनल डिवीजन जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था। अब इस रिडक्शनल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होगा। यहाँ पे डिविजन्स भी दो होते हैं, ठीक है। अब वो दो डिविजन्स क्या है, एक तो है मेयोसिस 1, दूसरा है मेयोसिस 2, ठीक है। मेयोसिस 1 तो मेयोसिस 1 है, और मेयोसिस 2 को हम मियोटिक माइटोसिस भी कहते हैं। मियोटिक माइटोसिस क्यों? क्योंकि ये मेयोसिस का स्टेप है जो कि माइटोसिस से बहुत सिमिलर, क्या एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही है, ठीक है। तो हम मेयोसिस देखते हैं। मेयोसिस भी फर्दर 5 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5 स्टेप्स हैं इसके अंदर भी, लाइक तो ये अब जो 5 स्टेजेस हैं इनको हम आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। सो मेयोसिस 1, like earlier mitosis, it has 4 different phases: prophase, metaphase, anaphase and the telophase. बट इसका जो प्रोफेज है उस प्रोफेज में भी फर्दर 5 स्टेप्स हैं, ओके। प्रोफेज के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। क्या क्या है? लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन and the diakinesis. These are the 5 steps under prophase 1, prophase 1 of meiosis 1, okay. तो अब ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेजेस में लाइक मेयोसिस में हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। लाइक क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि माइटोसिस में हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली सेम सेल का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स हैं तो उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बट जब हम जर्म सेल्स की बात करते हैं तो जर्म सेल में वेरिएशन ज़रूर आता है, क्योंकि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जैसा फिनोमेना वहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब लेप्टोटीन को स्टडी करते हैं। लेप्टोटीन में बेसिकली कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होंगे, और सारे रिक्वायरमेंट जो भी नॉर्मल आपने प्रोफेज में देखा था माइटोसिस के, उसी की तरह से लेप्टोटीन में फॉलो होता है, ठीक है। लेप्टोटीन के बाद जो ज़ाइगोटीन स्टेज आता है, ज़ाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। अच्छा, क्रोमोसोम हमने जो पहले हमने जिस तरीके से देखा था, ये क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, ये पेयर है, और ये पेयर जो है ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में, जो कि रेप्लिकेशन के बाद इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है। हम इसी को ही लेके आगे स्टडी करेंगे, जो भी हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम इसी के थ्रू देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है।
तो ज़ाइगोटीन में ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, दे कम क्लोजर एंड दे स्टार्ट टू ओवरलैप ओवर ईच अदर, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम इसको शो करना थोड़ा मुश्किल होगा तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लाइक दिस इज द वन मेंबर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस इज द अदर मेंबर, ओके। इस तरीके से ये आपस में जो पेयरिंग है वो स्टार्ट करते हैं पेयरिंग को, और ये इस सब प्रोसेस में लाइक ये जो प्रोफेज 1 है यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है। इसके ये जो 5th स्टेज है डाइकाइनेसिस, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये सब कुछ जो है न्यूक्लियस अभी इंटैक्ट है, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स जो है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दे अलाइन, दे लाइक ओवरलैप ओवर ईच अदर, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये सिनेप्सिस बोलते, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है बाइवेलेंट, या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं सेम सिमिलर इसी स्ट्रक्चर के लिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे इस एक ही कंडीशन के लिए ये डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। तो ये जो ज़ाइगोटीन स्टेज के बाइवेलेंट, टेट्राड या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स सब इसी के लिए यूज होता है। अब इसके बाद ज़ाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज दी पैकाइटीन। पैकाइटीन में ये पेयरिंग कंप्लीट हो गई, और इस पेयरिंग के बाद जो रिकॉम्बिनेशन है साइट्स, जो रिकॉम्बिनेशन होगा सीक्वेंसेस का रिकॉम्बिनेशनल साइट्स पे, वो एक्चुअली होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग इसी तरीके से है। इस ओवरलैपिंग में लाइक हम ऐसा मान लेते हैं कोई एक साइड पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वो रिकॉम्बिनेशनल साइड पे जो सीक्वेंस है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलॉगस, जो एक होमोलॉगस मेंबर है दूसरा मेंबर है होमोलॉग, इन दोनों के जो एक्स वाले ये एरियाज हैं। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द सेकेंड मेंबर। हमेशा जो होमोलॉगस पेयरिंग होगी, जो ये रिकॉम्बिनेशन होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। जो हमने भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पहले पढ़े थे कि क्या होते हैं, वो इन हमेशा इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, ओके। सो यहाँ पे पैकाइटीन स्टेज पे ये रिकॉम्बिनेशन होगा, सीक्वेंस एक्सचेंज होंगे आपस में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटैक्ट रहेगा, और पैकाइटीन के बाद ये जो रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पे एक एंजाइम भी इन्वॉल्व है, ओके। तो वो जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। दैट एंजाइम डज द रिकॉम्बिनेशन, ओके। तो अब पैकाइटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपका वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब ये जो रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद जो ये ओवरलैप स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सेपरेट होता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर सेपरेट होगा, और सिर्फ कहीं पे जहाँ जो रिकॉम्बिनेशनल साइट्स हैं सिर्फ वो साइट्स अटैच रह जाती हैं, बाकी ये पूरा सेपरेट होता है। तो वो कैसे होता है वो दिखाते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर आगे जाके कैसा, एक यहाँ पे कैज़मा का फॉर्मेशन होता है, लाइक कैज़मा स्ट्रक्चर जो है, कैज़माटा जिसको हम बोलते हैं, कैज़मा या फिर कैज़माटा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये किसको बोलते हैं, किस स्ट्रक्चर का नाम है ये, वो हम देखते हैं। लाइक ओके, ये हमारा एक होमोलॉग है, और यहीं पे दूसरा जो है लाइक ये था रिकॉम्बिनेशनल पेयर, यहाँ पे एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। तो हम ये देखें अगर, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कुछ, तो ये एक एक्स टाइप स्ट्रक्चर बन गया। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोला गया है कैज़माटा या फिर कैज़मा, ओके। ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम है। तो ये डिप्लोटीन में ये स्टेज आती है, एंड देन आफ्टर द डिप्लोटीन जो डाइकाइनेसिस स्टेज है, डाइकाइनेसिस में
क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका टर्मिनलाइजेशन, एक इसके लिए टर्म है, इट इज़ द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मा, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी सेपरेट हो जाता है और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो आपस में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद अदर जो स्टेप्स हैं लाइक मेटाफेज 1, एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1, वो सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ओके, सो नाउ डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में ये प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है और यहाँ पे जो कैज़मा स्ट्रक्चर अभी इसके पहले था वो कैज़मा जो है वो सेपरेट होता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मा या कैज़माटा। तो वो उसके बाद टर्मिनलाइजेशन के बाद वो सेपरेट होता है, जहाँ पे रिकम्बाइंड जो सीक्वेंसेस हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं आपस में और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये लेट्स सपोज ये रिकम्बाइंड एरिया है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मेन काम था यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का था जो प्रोफेज 1 में था, अब ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद नॉर्मल जैसे माइटोसिस में था कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही मेटाफेज आएगा नेक्स्ट, और मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बननी है जिसमें कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो इसके बाद ही डायकाइनेसिस जब एंड होगा इसके बाद ही स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म। अच्छा, अब ये देखो कि हमने 2n कंडीशन ली थी स्टार्टिंग में ही, हमने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लिया था, लाइक 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 2n कंडीशन में। तो जब ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के टाइम पे जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में हम ये देखें तो जो 2 पेयर थे, मतलब 2 मेंबर थे जो एक पेयर के, जिसको हम अलग अलग काउंट कर रहे थे, लाइक ये हम इसको एक पेयर कह रहे थे, ठीक है, ये हमारा एक पेयर है, 2 क्रोमोसोम है। ऐसे ही 23 पेयर्स हैं और वो 23 पेयर जो हैं उन हर पेयर के एक एक मेंबर को काउंट करके टोटल 46 आ रहे हैं। यही पेयर जो डुप्लीकेट होने के बाद इस तरीके के एक एक बन गए हैं। तो जब ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं तो जो ये अलग अलग 2 हैं ये इस टाइम पे एक की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब वो अरेंज होंगे आगे जाके इस तरीके से मेटाफिजिक प्लेट पे आएंगे एक साथ, तो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ऐसे काउंट करने में होंगे, लाइक 1 2 3 4 करके इसको 1 मान के, तो 23 आएंगे। लाइक यहाँ पे जो मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंजमेंट होता है वो n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एज 1 वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि ये अभी तक सब कुछ इंटैक्ट न्यूक्लियस में काम चल रहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स और फिर यहाँ पे ये आपके स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते थे, सेंट्रोमेयर्स, स्पिंडल फाइबर्स, और ये मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो इसी तरीके से अरेंज होंगे। ऐसे सिमिलरली और भी पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज स्टेज पे ये लाइक एनाफेज यहीं पे शो कर देते हैं। एनाफेज 1 में एक्चुअली ये मेटाफेज 1, एनाफेज 1 में अब ये पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। वही माइक्रोट्यूब्यूल का डिसइंटीग्रेशन होगा और ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि काइनेटोकोर से इंटरैक्टेड होते हैं, काइनेटोकोर से इनका इंटरैक्शन है, तो ये इस तरीके से ये समझ लीजिए ये इस पोल की तरफ गया और ये इस पोल की तरफ मूव करेगा। फिर ये अलग अलग सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है एनाफेज के टाइम पे, वो सेपरेशन नॉन सिस्टर, मतलब वो सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन ये नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, होमोलॉग्स, यानी जो मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर हैं ये होमोलॉग्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये जो 2 एक की तरह काम कर रहे थे, अब देखें तो यहाँ पे नंबर जो है क्रोमोसोम का वो रिड्यूस होकर n हो जाएगा,
इनके फॉर्मेशन के बाद। लाइक ये पोल की तरफ गए, टेलोफेज पे कम्प्लीटली पोल तक पहुँच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिफॉर्म हो जाएगी या रीअप। बस यहाँ पे जो इसका टेलोफेज है, ये कंप्लीट टेलोफेज नहीं शो होता। इसका ये टेलोफेज और अर्ली प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2 ये विजिबल नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर ऐसे इस तरीके से प्रॉपर जैसे माइटोसिस में होता है उस तरीके से यहाँ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भी एक और डिवीजन को कैरी ऑन करना है, मियोसिस 2 को, और मियोसिस 2 से बिल्कुल एग्जैक्ट वही माइटोसिस 1 है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू हो या कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, सो हैव अ गुड डे।